कि शायद इस बार आपका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन तमाम तरीके की चीजें और माहौल देखकर बार बार अपने ऊपर ये संशय भी आ रहा होगा कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसएससी पूरी तरीके से फेयर एग्जाम नहीं करा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी अनफेयरनेस है और उस अनफेयरनेस को हमें खत्म भी करना है, लेकिन बहुत चालाकी से। जितनी चालाकी से वो अनफेयरनेस कर रहे हैं, उतनी चालाकी से ही हमें उस अनफेयरनेस को मिटाना है। तो मैं भी लगा हुआ हूं, आपके स्तर पर भी अगर आपको कोई चीजें पता चलती हैं तो आप बताइए। और अगर आपको जानना है कि अंदर की अनफेयरनेस क्या है, तो मैं तो चाहूंगा अगर आपके पास थोड़ी बातें हैं, चाहे वो कोई शिक्षक या विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है, तो हमारे पास तक आए। क्या पता जो मेरे पास चीजें हैं और जो आपके पास चीजें हैं, उससे मिल करके उस लड़ाई को जल्दी खत्म किया जाए। एसएससी के अंदर के सूत्र ये कहते हैं कि हम एग्जाम 5 सितंबर से और 24 सितंबर तक जल्दी करा देंगे। दूसरा सूत्र एसएससी का कहता है कि हम एडीक्यूटी को सिर्फ ट्रायल बेसिस पे था, 180 दिन बाद अब हटा देंगे और आगे आने वाले 3 महीने बाद ये 180 दिन खत्म हो जाएंगे और ये कह रहे हैं कि हम वापस टीसीएस को ले आएंगे। बट इसमें कमाल की बात यह है कि क्या टीसीएस के आने पर सारी समस्याएं खत्म हो रही हैं? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बस वो समस्याएं जो ज्यादा थी वो कम हो जा रही हैं, क्योंकि टीसीएस के जितने अपने सेंटर हैं वहां तक तो कहानी ठीक है, लेकिन टीसीएस भी जिन सेंटर्स को एक्वायर करती है उनमें वो सेम कहानी है जो कहानी यहाँ पे है। आप पहले भी सुनते थे कि बहुत सारे सेंटर्स में इस तरीके की दिक्कतें आती थी, तो वो होते थे जो टीसीएस रेंट आउट किया करती थी। तो अगर इन सारी चीजों से निपटना है और इन सारी चीजों को सही करना है, तो या तो भैया ऑफलाइन एग्जाम करा लो, जहां पे लीक का लेवल उतना नहीं है जितना यहां पर है, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि या फिर टीसीएस जैसी किसी कंपनी को एग्जाम कराने का ठेका दिया जाए और उनको बोला जाए कि आप सिर्फ अपने सेंटर्स पे एग्जाम करा सकते हैं, और जो सर्वर की कमांड हो वो एसएससी के खुद के हाथ में हो, जिसमें एसएससी पता लगा सके कि अगर कोई भी बच्चा दूसरे आईपी एड्रेस से एक्सेस करता है। तो बेरोजगारी की मार, नौकरी ना लगने के जो प्रताड़ना है, उससे प्रताड़ित होकर के बच्चे आज करप्शन कौन कर रहा है? ये कंपनियां करप्शन कर सकती हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। हम या मतलब जो छात्र एग्जाम दे रहे हैं वो मजबूर कर रहे हैं लोगों को करप्शन देने के लिए। रिश्वत दे कौन रहा है, रिमोट एक्सेस ले कौन रहा है? वो विद्यार्थी ही जिम्मेदार हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों को विद्यार्थी नहीं मानते हैं। आप खुद भी देखते हैं कि सब शिक्षकों के मिला के 18,000 वैकेंसी में 1,000-1,200 बच्चे होते हैं जो जॉब वो दिखा पाते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे सेलेक्ट हुए। तो बाकी कौन बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो लगातार मैंने अब तक आवाज उठाई है, उस चीज को सच करके दिखाएंगे और पूरा भंडाफोड़ भी होगा और सारी चीजें ठीक भी होंगी। वक्त हमारे पास बहुत कम है। सोचिए आज 19 अगस्त है और एसएससी अगर 8 सितंबर से पेपर कराने का सोच रही है, 5 से वो मॉक कराएगी, 8 सितंबर से 24 के बीच में, तो ये बहुत मतलब जल्दी है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो आप सबका सहयोग मिलता रहा तो ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने सोचा कि थोड़ी बहुत पढ़ाई भी आप करते रहें तो अच्छा होगा। तो आज की क्लास में हम मॉक 1 डिस्कस करेंगे, 25 सवाल डिस्कस करेंगे, आराम से करेंगे, वक्त लेके करेंगे। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है, आप सबसे भी उत्तर जानूंगा। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं जब ये फाइल तैयार कर रहा था तो मैंने टेलीग्राम पे एक सवाल डाला। कहाँ था भाई? ये मैंने टेलीग्राम पे एक सवाल डाला, ये रहा। मैंने बोला भाई इस सवाल का उत्तर बताओ। जब मैं ये बना रहा था, ये सवाल लिया है आज के मॉक में, 919 कमेंट आए। आप ये मान लीजिए कि इस कमेंट में मैक्सिमम लोगों के उत्तर 0 थे, कुछ एक लोग थे जिनका उत्तर सही था। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल भी अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहे हैं तो दुर्भाग्य की बात है। तो मैं भी अपनी कुर्सी की पेटी, लोग कहते हैं बांध लीजिए, तो मैं अपनी पैंट की पेटी बांधता हूं और अब लगते हैं सवालों को खत्म करने में। पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन के ऊपर है, आपको उत्तर बताना है कि ऐसे सवाल को कैसे किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा कहते हैं कि वैल्यू पुटिंग से सवाल करना चाहिए। अब ये सवाल मेरे सामने है, ऐसा नहीं है कि बिना वैल्यू पुटिंग के मैं इसको नहीं कर सकता हूं। ऐसे सवाल में मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि अगर ऑप्शन में भी अल्फा और बीटा है तो कोशिश ये करिए कि किसी एक को मानने की कोशिश करिए, दोनों को मत मानिए। तो आपने क्या किया, झट से आपने बोला कि यार मैं बीटा को 0 करके देखता हूं। तो आपने जैसे बीटा को 0 किया तो आप पाएंगे कि ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां तो सिर्फ 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, प्लस यहां पे 10 स्क्वायर अल्फा बचेगा। कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 1 + 10 स्क्वायर अल्फा करते हैं तो कितना आ जाता है, सेक स्क्वायर अल्फा। ये पहला सवाल बड़ा आसान सा हमने लिया था,
कुछ सवाल आसान होंगे, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल तोड़ दिया जाए। तो बीटा को 0 करने पे किस ऑप्शन में सेक स्क्वायर अल्फा आ रहा है? देखिए इनमें तो सेक स्क्वायर अल्फा है ही नहीं, तो इनको तो मैं चेक ही नहीं करूंगा। सेक स्क्वायर अल्फा इन दोनों में है, तो मैंने बीटा को 0 किया तो ये पूरा 0 हो गया। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है जिसके अंदर सेक स्क्वायर अल्फा आ रहा है, और वो है बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट आंसर। कोई बच्चा ऐसा जिसको इसमें दिक्कत है? मैं आराम आराम से बताने वाला हूं, सब सवाल आराम आराम से ही हम पढ़ेंगे। मैंने कहा जब भी कभी इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाए जिसके अंदर 2 वेरिएबल हैं या 3 वेरिएबल हैं, ऑप्शन में भी उतने वेरिएबल हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम किसी एक वेरिएबल को 0 रख लें। अगर मैंने बीटा को 0 किया तो ये 0 हो गया, और यहाँ 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, tan अल्फा बच गया, tan अल्फा का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा हो गया। तो 1 + tan स्क्वायर अल्फा किसके बराबर आ गया? सेक स्क्वायर अल्फा के बराबर आ गया। ये सवाल सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको क्लियर नहीं है? एक बार कमेंट भी लगा दीजिएगा। अब मुझे लगता है कि कमेंट पढ़ने की जरूरत है। हाँ, पढ़ सकते हैं। अब तो बच्चे भी अब पढ़ाई के मूड में आ गए। चलिए अगला सवाल। ये सवाल मैंने बड़ा प्यारा पूछा था, और ऐसा एक सवाल सीडीएस 2025 में आया भी था। समझना, इस सवाल में आपने बहुत बड़ी गलती की, और मुझे अफसोस भी है कि आप वो गलती कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सवाल था कि भाई 7 की घात 81 को 342 से भाग देंगे तो शेषफल p बचेगा, और वहीं 7 की घात 81 को 344 से भाग देंगे तो शेषफल q बचेगा, और आपको p और q दोनों को बताना था। आपने सबने उत्तर 0 बता दिया। मुझे इतना खराब लगा, इतना खराब लगा, मैं बता नहीं सकता। देखिए, अगर आप अलग अलग संख्याएं और डिवाइजर सेम होता, यानी कि एक संख्या होती m, ध्यान से सुनना प्लीज, गलती क्यों हुई आपसे। एक संख्या होती m और इसको भाग कर रहे होते x से, और मान ले रिमाइंडर आ रहा होता 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 आ रहा होता, ठीक है। वहीं एक संख्या होती n और आप इसको x से भाग कर रहे होते, और रिमाइंडर आ रहा होता -1, और आपसे ये पूछा जाता कि भाई इन दोनों का सम क्या है। तो आपने क्या गलती की? आपने गलती ये की कि भाई आपने 1 और -1 को क्या किया? जोड़ा, और 0 उत्तर बता दी। गलती हो गई आपसे। कैसे हो गई गलती, मैं बताता हूं, आप समझना। पहली बात तो माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं आता है, ये ध्यान गांठ बांध लो, माइनस में नहीं आता है। फाइनल रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सवाल ये था कि जैसे 7 की घात 81 है, तो क्या मैं इसको 342 के आसपास लिख सकता हूं? आपने कहा 7 की घात 3, अगर इसको लिखें तो रिमाइंडर निकालना आसान होगा। चाहे 342 से भाग कर रहे हैं, या अलग से लिख लेता हूं, या फिर 7 की घात 3 की घात 27 को आप भाग कर रहे हैं 344 से। कितना प्यारा सवाल था ना। ऐसा सवाल पेपर में आ गया और सोचो इतने सारे लोग गलत कराएं, तब क्या होगा, कैसे बात बनेगी। आपने कहा कि जी 7 की घात 3 जो होता है वो 343 होता है, तो 343 का मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 342 + 1 की घात 27, और नीचे रिमाइंडर आ रहा है 342। आपको समझना पड़ेगा कि डिवाइजर दोनों जगह अलग अलग है, दोनों जगह डिवाइजर अलग अलग है। हम ये जानते हैं कि अगर x + a को, ये आप सबने पढ़ रखा होगा कि अगर x + 1 को की पावर n है और उसको x से भाग करें तो जो रिमाइंडर आता है वो 1 की पावर n यानी 1 ही आ जाता है, 1 आ जाता है। तो मैं यहां से अगर रिमाइंडर पूछूं आपसे और p पूछूं तो आप कहेंगे 1 की घात 27 आ जाएगा। 1 की घात 27 कितना है? 1 ही है। मानते हैं इस बात को? सब मानते हैं कि भाई 342 + 1 लिख दिया, 342 से 1 कट गया, 1 बच गया, 1 की घात 27 ही आ गया। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये भी 343 है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा 344 - 1 की घात 27 और बटे 344 लिखना पड़ेगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए दोनों बिल्कुल अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग रिमाइंडर्स हैं, तो जब आप उन्हें जोड़ेंगे तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है। आपने क्या किया, जब हम माइनस या नेगेटिव रिमाइंडर की बात करते हैं तो हम बस अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करते हैं।
बट यहाँ कैलकुलेशन जैसा कुछ भी नहीं था, यहाँ तो फाइनल आंसर पूछा था आपसे, तो जब आप क्यू निकालेंगे तो क्यू आ जाएगा जी -1/27। -1/27 तो -1 आ गया। क्या माइनस में रिमाइंडर होता है कभी? नहीं। अगर माइनस में रिमाइंडर आ जाए तब हम क्या करते हैं, उस डिवाइजर को जोड़ देते हैं जिससे भाग किया था, 344 जोड़ देंगे, यानी उत्तर होगा 343। तो जो Q की एग्जैक्ट वैल्यू होगी रिमाइंडर, वो होगी 343। हमसे सवाल में P + Q पूछा था, तो उत्तर आ जाएगा 344। आपको अपनी गलती समझ आई? आप क्या कर रहे थे? आपने क्या किया, -1 रिमाइंडर लिखा, -1 और 1, 0 उत्तर बता दिया। कितने सारे लोगों ने गलत किया, सोचो ये सवाल। बात आई समझ? ये सबको आता है ऐसे रिमाइंडर निकालना। यहाँ पे -1/27 आ जाएगा, -1/27 -1 हो गया। बताओ, कमेंट दिखाओ एक बार, सबको आ गया अब ये समझ? अब कभी गलती नहीं होगी, ऐसा सवाल आएगा तो अब कभी गलती नहीं होगी। अगर ऐसा सवाल आएगा कभी गलती नहीं होगी। समझ आ गया सबको? जो आप गलती कर रहे थे वो पता लग गई गलती, अब नहीं करनी है, ठीक है? देखिए, पढ़ाई में इस वक्त मन लगाना बड़ा मुश्किल है, खुद मेरे लिए पढ़ाना बड़ा मुश्किल है, कि जब हम इस सिस्टम के अंदर घुसे तो पाया कि ये सिस्टम कितनी इसकी जड़ें गहरी हैं करप्शन की। कितनी ऐसी बातें जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एसएससी को नहीं पता होगी जो हो रहा है, और इतनी कम कीमत पे हो रहा है कि आप कहेंगे हमारा भी करा दे कोई, हम भी कराने को तैयार है। बस ये है कि मैं इन सब चीजों के सॉलिड प्रूफ चाहता हूं, हवा में बात करके लोगों को सचेत करना नहीं चाहता कि लोग सचेत हो जाएं, फिर हमारी लड़ाई खराब हो जाएगी। लेकिन चाहे जान चली जाए, बट ठीक करके रहना इस सिस्टम को। मैं एक सवाल देख रहा था, और एक कंपनी जो आजकल आपका एग्जाम करा रही है, जो पेपर बना रही है, वो पहले भी बनाती रही है, और एक पेपर हुआ था एमपी पुलिस कांस्टेबल का। जब मैंने ये सवाल देखा तो मैंने कहा, यार एमपी पुलिस कांस्टेबल से आप ये सवाल पूछ के क्या चाहते हो? कभी ऐसे सवाल तो आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने वाले व्यक्ति या जीएसटी इंस्पेक्टर बनने वाले व्यक्ति से भी नहीं पूछे, और आप ये ऐसे सवाल पूछ रहे हो यहाँ। तो पहले मैं सवाल पढ़ रहा हूं, आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और आपको मेरे साथ ही करना है। एक लिफ्ट की अधिकतम क्षमता 2200 किलोग्राम है, ठीक है? यानी जो लिफ्ट है वो 2200 केजी तक वजन लेके जा सकती है। लिफ्ट जब ओवरलोड हो गई, जब 25 व्यक्ति प्रत्येक का वजन समान मानते हुए लिफ्ट में चढ़ गए, 2 व्यक्ति बाहर निकले, लिफ्ट ओवरलोड हो गई। 25 आदमी जब चढ़े तो लिफ्ट ओवरलोड हो गई। मैं आराम से बताऊंगा, मैं पहले बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं शॉर्टकट से बताऊंगा, और फिर मैं ऑप्शन से बताऊंगा। मैं 3 तरीके सवाल में सिखाऊंगा आपको, ठीक है? आप अभी कोई भी तरीका लगा के करो। 2 व्यक्ति बाहर निकले और 75 किलोग्राम वजन वाला एक व्यक्ति अपने 9 किलो कुत्ते के साथ चढ़ा। सोचिए, कुत्ते के साथ लिफ्ट में चढ़ा है। लिफ्ट पूरी क्षमता से भर गई, यानी पूरा 2200 केजी वजन हो गया। वह शुद्ध भार ज्ञात कीजिए जिसके कारण लिफ्ट ओवरलोड हो गई थी। यानी जिस वक्त ओवरलोड हुई थी उस वक्त कितना वजन ज्यादा था, ये बताना। एक बच्चा कह रहा है, सर ऐड मत डालिए। अभी ऐड क्यों आ रहे हैं? अभी ऐड हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल हटा दीजिए। चलो, हट गया, ठीक है। अभी कोई ऐड नहीं आएगा, आप एकदम चिंता ना करें, कोई भी ऐड नहीं आएगा। देखो, चलो, ये क्या रहा है, पहले सवाल समझते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, पेपर में आएगा तो आपको मुश्किल भी होगी, कई बच्चों को उत्तर भी आएगा। देखो, ऑप्शन से तो इस सवाल को बहुत आसानी से किया जा सकता था, रिस्क बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि हर जगह सब कुछ इंटीजर था। तो मैं ये कह सकता था कि 25 लोग अगर थे और 25 का ईच केजी वजन इक्वल था, तो ऐसा 2200 से कितना अधिक होगा, 2200 से कितना अधिक होगा कि संख्या 25 से कट सके। तो मैंने कहा 92, आपने कहा नहीं कटती। 100 कटती है, 184 के बाद नहीं कटती, 84 पे भी नहीं कटती। यानी केवल एक ऑप्शन था 100 जिस पे ये कट रहा था 25 से। तो मैं ऑप्शन से तो सीधे देख के सवाल को करके निकल सकता था कि 100 उत्तर होगा। अब बात आती है तरीके की, कि भाई इस सवाल को तरीके से करना हो।
प्रॉपर तरीके से करना हो, एक बिल्कुल बेसिक से, तो मैं वो बिल्कुल बेसिक बताता हूं और फिर शॉर्टकट भी समझाता हूं, कल को वैल्यू बदल के आ जाए। देखो मैं ये कह रहा हूं अभी 2200 केजी वजन हो गया है। कब? जब 23 तो आदमी है, 23 मैन है और 2 बंदे ये आए हैं गुरु। 2 कौन कौन से आए हैं? 75 और 9 वाले, और ये मिला के कितना हो गया है? 2200 केजी हो गया है, क्योंकि तभी लिफ्ट ओवरलोड नहीं है, ये कह सकते हैं। 23 आदमी, 2 तो निकल गए और एक 75 और 9 वाला आया और वो 2200 केजी के बराबर हो गया। ठीक है, मैंने कहा इससे ये पता लग गया कि 23 मैन का वजन कितना ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि जी ये 75 और 9 84 उधर से घटेगा, 2200 में से 84 घटेगा तो 2116। तो मैंने कहा एक मैन का कितना आ रहा है? आपने कहा एक मैन का आ रहा है 23 निम्मा 207 और 23 दूनी 40, 92 केजी आ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो 23 मैन थे, इनका एक आदमी का वजन 92 केजी था। लेकिन पहले तो आदमी 25 थे, तो यही अगर मैं 25 लोगों का वजन निकाल लूं 25 मैन का, तो आप कहेंगे 25 को 92 से गुणा करेंगे, 4 इधर ले जाओ 100, 2300, यानी तब 2300 केजी वजन था पहले। और अगर 2300 केजी वजन था तो कितना ज्यादा था दोस्त? 100 केजी ज्यादा था। और यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। ये सबसे बेसिक तरीका है इस सवाल को करने का। कैसे? हमने कहा 23 आदमी हैं और एक 75 और 9 का बंदा है, इस 9 को, कुत्ते को भी मैंने बंदा मान लिया, तब वो 2200 केजी के बराबर है। ये 75 और 9 जब मैंने उधर से घटाया तो 23 मैन का वजन आ गया 2116, एक आदमी का 92 था। यानी जो पहले वाले लोग थे उसमें एक का 92 था, सबका बराबर था, तो 25 का 2300 था, यानी 100 केजी ज्यादा था, 100 केजी ज्यादा था। क्लियर है भाई? आजकल आप देख भी रहे होगे, जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान और हरियाणा से सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट हो रहे हैं सरकारी नौकरियों में। यूपी बिहार वाला तो वहां भी हार जा रहा है। सब खेल है बाबू भैया, नहीं जुटा पा रहा है। रोहित ने अपने पापा की डेफिनेशन यहां पे दे दी है, बहुत बहुत स्वागत है रोहित आपका। आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को मैं थोड़ा शॉर्टकट से समझाता हूं। कैसे? देखो, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं ये मान लूं कि 25 लोगों का वजन 2200 ही है, 25 लोगों का वजन अगर 2200 है तो एक आदमी पे कितना पड़ रहा है अभी? तो आप कहेंगे 88 केजी पड़ रहा है एक आदमी, एक आदमी पे 88 केजी पड़ रहा है। अच्छा, यहां पे इन दोनों का एवरेज कितना है? तो आपने कहा इन दोनों का एवरेज है जी 42 42, 84 है 42 42। हमारे हिसाब से 88 होना चाहिए था सबका, 88 होना चाहिए था। तो ये इसको कितना दे रहा है आप बता सकते हैं? तो आपने कहा 46 दे रहा है, ये भी इसको 46 दे रहा है। 46 का मतलब 92 दिया है 23 आदमियों ने। 23 आदमी अगर 92 दे रहे हैं, 23 चौक 92, तो 25 आदमी कितना देते हैं एक्स्ट्रा? तो 25 चौका 100 केजी। यहां से भी हम 100 केजी निकाल सकते थे। ये थोड़ा एडवांस मेथड था, ये शायद आपको समझ में उतना ना आए, जरूरत भी नहीं है। आप तो बेसिक मेथड समझिए। मैं इसलिए अब क्या कर रहा हूं, सारे मेथड बता के चल रहा हूं। ये मैंने सबसे प्यारा मेथड बताया, मैंने कहा 23 आदमी और फिर ऊपर से 2 जाने के बाद 23 बचे, 75 और 9 वाले मिला के 2200 केजी है, यानी एक आदमी का वजन 92 है। यानी एक का 92 था, तो जब 25 लोग चढ़ रहे थे तो 2300 रहा होगा टोटल, और वो 2200 ले जा सकता है। तो ओवरलोड का एक्स्ट्रा कितना था? 100 केजी। सर रोहित के पापा बड़े टैलेंटेड हैं। एक बच्चा पूछ रहा सिलेक्शन बुक कब आएगी? यार ये क्या हुआ ना, इस प्रोटेस्ट और इन सारी चीजों में मैं लॉन्च ही नहीं कर पाया। पहली बार मैंने सोचा था मैं किसी चीज को लॉन्च करूंगा। मैंने इतना वक्त लगा के इस किताब को बनाया, बेसिकली इसमें बनाने में मेहनत लगी, और इसके पीछे की जो सोच थी वो बहुत यूनिक थी। ऐसी कोई किताब आप नहीं देखेंगे। ये किताब है जिसके अंदर हर पेज पे 4 5 6 सवाल हैं, उसके नीचे 3 लाइनें, उन 3 लाइनों में ही आपको ये सवाल सॉल्व करना है। और अगर आप असफल होते हो 3 लाइन में, तो ये QR कोड लिखा हुआ है, ये रहा QR कोड। आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो एक मेरे जैसा बंदा आएगा। मेरे जैसा का मतलब मैं ही आऊंगा और वो सारे सवालों का सोल्यूशन आपको बता रहा होगा। तो सिलेक्शन बुक का ये वॉल्यूम 1 है, ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम आएंगे और चलते रहेंगे जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक। आगे बढ़ते हैं।
एक बड़ा ही आसान सा सवाल आप सबके सामने है। ये कह रहा है कि 30 डिब्बों जिसमें प्रत्येक की लंबाई 80 मीटर है, एक रेलगाड़ी है, जब 100 मीटर लंबा इंजन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो रेलगाड़ी द्वारा 1500 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। कौन बताएगा सबसे जल्दी? जल्दी बताइए। एक बच्चा कह रहा है मुझे बिल्कुल मैथ नहीं आती। मैं आपको बता दूं, बस प्री एग्जाम के अगले दिन से ही मैं ये सोच रहा हूं कि मैं तो सोच रहा हूं अभी YouTube पे एक बेसिक बैच स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल बेसिक बैच, जैसे हम पहले किया करते थे A to Z क्वांट। तो अब नए पैटर्न पे फिर से एक नया बैच A to Z क्वांट टाइप का स्टार्ट किया जाए, और जिसकी रोज क्लास हो, भले ही 1 घंटे हो, 1.25 घंटे हो। तो मैं अभी सोच रहा हूं पहले ये प्री वाले बच्चों की तैयारी करा लूं थोड़ी सी, ये ज्यादा जरूरी है, फिर वैसा कुछ करेंगे और यहीं सीखेंगे गणित। आप चिंता मत करिए। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आता है और हमसे पूछा हो कि टाइम बताओ, तो मैं जानता हूं कि टाइम निकालने के लिए जरूरी है कि आप डिस्टेंस बता पाए, और डिस्टेंस से स्पीड को भाग कर पाए, और यूनिट भी सेम होनी चाहिए। आपने देखा कि जी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कितना है? 5/18, 18 में पंजे 90, 25 मीटर पर सेकेंड। कितना है जी? 18 में पंजे 90, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस कितनी होगी? तो आपने कहा कि जी जब कोई ट्रेन किसी भी पुल को पार करे तो वो अपनी लंबाई तय करेगी और उस पुल की लंबाई सारी डिस्टेंस। तो मैंने कहा ये तो बहुत सारी डिस्टेंस हो जाएंगे। आपने कहा कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस होगी जी 30 डब्बों की 8 से 2400, तो यही हो गई, प्लस 100 मीटर का ये इंजन भी है तो 2500 तो ट्रेन ही हो गई, प्लस 1500, और 1500 का पुल है। बड़ा ही आसान सवाल था। और स्पीड कितनी थी? 25 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसे जोड़ दो, 2400 और 100 कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 2500 और 1500 4000, 4000 को 25 से भाग करेंगे तो 160 सेकेंड है। 160 सेकेंड। अगर मान लेते हैं आपको ऐसे नहीं करना है तो आप झट से भाग भी लगा सकते हैं कि यार 25 चौका 100, 96 ये आ गया, 25 चौका 100 और 25 छक्के 150, तो 96 और 4 100 और 60 160 सेकेंड। ये भी उत्तर था। यह आसान नहीं था या था आसान? इस सवाल को भी करने में तकलीफ हुई? मुझे बताइए, क्या इस सवाल को भी करने में तकलीफ हुई? मैं नहीं मानता हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल देखिए, ये सवाल बड़ा प्यारा है। आप में से जो बच्चा भी इस सवाल को सबसे जल्दी करेगा उसको मेरी तरफ से एक मैकडी का बर्गर मिलेगा। वी विल डिस्ट्रीब्यूट 1 मैकडी बर्गर। जो बच्चा इस सवाल को सबसे जल्दी करेगा, सोच लीजिए कि ये सवाल आपके सीजीएल एग्जाम में आ गया। एक टैंक में 2 पानी के नल हैं जो खाली टैंक को क्रमशः 12.5 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। एक टैंक है और उसमें 2 नल लगे हुए हैं, एक उसे 12.5 घंटे में और एक उसे 40 घंटे में भर सकता है। देखा गया कि टैंक के तल पर एक रिसाव बिंदु भी है जो पूरी तरीके से भरे टैंक को 100 घंटे में खाली कर देता है। ये भी लगा हुआ है। यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों पानी के नल एक साथ खोल दिए गए, लेकिन जब 2 घंटे बाद नीचे से रिसाव का पता चला तो हमने दोनों इनलेट पाइप बंद कर दिए, इनलेट, तो कितने समय में टैंक पूरी तरीके से खाली हो जाए? ये बताना। बता सकते हैं? इतना फास्ट बच्चे सवाल का जवाब दे रहे हैं, मतलब मैं मान गया यार, आपका लेवल तो है। मैं ये कह रहा हूं, यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों पाइपों के नल एक साथ खोले जाएं, तो जब 2 घंटे बाद नीचे से रिसाव का पता चला तो हम दोनों इनलेट पाइप बंद कर दे, तो कितने समय में टैंक अब पूरी तरीके से खाली हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे 12.5, 40 और 100 का एलसीएम ले रहे होंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जिस 3 है यहां पे, ए है एक बी है और एक सी है। ठीक है, ये 12.5 घंटे में भरता है और ये उसी पानी को 100 घंटे में खाली कर देता है, यानी 8 गुना टाइम लेता है। ये
40 घंटे में जिसको भरता है ये 2.5 गुने में खाली कर देता है। यही है। मैं ये कह रहा हूं दोस्त, आपने कहा कि भाई ये 2 घंटे चला है, ये भी 2 घंटे चला है और ये भी 2 घंटे चल चुका है। 2 घंटे चल चुके हैं, दोनों तीनों चल चुके हैं 2 घंटे। आपने कहा ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं ये इसका 8 गुना टाइम लेता है, ये इसका 8 गुना टाइम लेता है नहीं। जो पानी ये 2 घंटे में भर के जाएगा उसे खाली करने में सी को 16 घंटे लगेंगे। 16 घंटे लगेंगे। बात आ रही है समझ? जिसको ये 40 घंटे में भरता है उसको ये 100 घंटे में 2.5 गुना वक्त लेता है। यानी अगर ये 2 घंटे में जिसको भर के गया है, 2.5 गुने का मतलब इसको 5 घंटे में खाली कर देगा। यानी इन दोनों के भरे हुए पानी को, ध्यान से सुनना, इन दोनों के भरे हुए पानी को ये 16 और 5 21 घंटे में खाली कर देता है। और आपको ये भी पता है कि ये 2 घंटे तो साथ में ही चल चुका है, यानी उसके बाद 19 घंटे और लगेंगे खाली करने में। क्या आप इसे मौखिक कर सकते थे या नहीं? ये ओरल करने वाला सवाल था या नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे पता है कि आपने और बहुत सारे तरीके लगाए होंगे, आपने 12.5, 40 और 100 का एलसीएम भी ले लिया होगा 200। मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बट मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे सवाल मैंने काफी बार एग्जाम में देखे हैं जहां पे यहाँ 12 होता है, यहाँ 36 दे देता है, यहाँ 18 दे देता है। आपने भी देखा होगा। तो अगर मुझे दिख जाए कि ये इसका ही मल्टीपल है तो मैं आसानी से कर सकता हूं कि 12.5 8 8 दूनी 16 और 2.5 गुना 2 का 2.5 5 16 5 21 2 अलग से चल चुका है मौखिक। 19 घंटे में उत्तर बता सकता हूं। एक बच्चा लिख रहा है, सर मूव ऑन कैसे करें? ये आज देश के युवा का सबसे बड़ा सवाल है कि मूव ऑन कैसे करें। हर बच्चा यही पूछता। देखिए, एक डायलॉग आपने बड़ा सुना होगा और मैं भी बहुत बार कहता हूं कि फेलियर इज नॉट द फैटल। कोई भी असफलता ऐसा नहीं है कि ये आपको मार डालेगी, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे सक्सेस इज नॉट द लास्ट। कोई भी सक्सेस अंतिम नहीं है। आपको जिंदगी में अलग अलग मोड़ पे कईयों बार सफल होना पड़ेगा अगर आप जिंदगी को बहुत अच्छे अंदाज में जीना चाहते हैं तो। जो लड़के अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनका ब्रेकअप हो जाता है तो सरकारी नौकरी उनको मूव ऑन करा देगी। यानी उनको एक सक्सेस चाहिए मूव ऑन करने के लिए। अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी कर रहा है और उसका ब्रेकअप हो जाता है तो या तो उसका प्रमोशन हो जाए या वो एसएससी वाला है तो यूपीएससी में चला जाए तो उसका मूव ऑन हो सकता है। एक बंदा लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब पर है, अब उसका ब्रेकअप हो जाता है, लाइफ में धोखा मिलता है तो उसको उससे निकलने के लिए एक बड़ी सक्सेस चाहिए। जीवन में हमेशा याद रखना, सक्सेस ही एक ऐसी चीज है करियर में जो आपको मूव ऑन से निकालती है बाहर। और हम अक्सर यही हार जाते हैं कि मूव ऑन के बाद जो हम कर रहे होते हैं, हम वो भी ब्रेकअप के बाद जो हम कर रहे होते हैं वो भी करना छोड़ देते हैं और वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है और वहीं से हम फिर कभी मूव ऑन नहीं कर पाते। तो जो बच्चा ये लिख रहा है, अगर ये सरकारी नौकरी निकाल लेता है तो इसके मूव ऑन अपने आप हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, किसी भी खाली हुई जगह को भरने के लिए कुछ तो चाहिए, वो कुछ है सफलता जो भर देती है उस गैप को। वो गैप ही तो फिल करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करिए। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था और हमने बहुत अच्छे तरीके से किया भी। ये सवाल जब मैंने देखा तो मुझे किसी ने भेजा, हमारी टीम ने ये सवाल निकाल के दिया। मैंने इस सवाल को देखा, गूगल किया, सब कुछ किया तो सारे ऑप्शन अलग अलग थे। मैं जब गूगल पे देख रहा था तो यहाँ प्लस नहीं था, माइनस नहीं था, यहाँ प्लस माइनस नहीं था और यहाँ 7/3 था। जब मैं गूगल पे देख रहा था तो मैंने टीम को पूछा, भाई आपने प्लस माइनस क्यों लगा दिया? तो उसने मुझे कैट की किताब का प्रैक्टिस सेट का फोटो भेजा कि देखो यहाँ पे प्लस माइनस है। तो मैंने कहा हो सकता है कि किताब की वैल्यू ज्यादा है, यूट्यूब पे तो कोई भी सवाल कटपिट करके डाल देता है। किताब किसी ऑथर ने लिखी है तो कहीं ना कहीं से जरूर लिया होगा। अगर कहीं ना कहीं से जरूर लिया होगा तो फिर इस सवाल को करने के लिए कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ओरली कर सकता हूं। कैसे? मुझे मालूम है जो एक्स की वैल्यू है वो 1 से तो ज्यादा है, एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है।
तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला उत्तर नहीं हो सकता, प्लस माइनस में क्यों लगा रहा हूं, और एक से बड़ी है तो डी भी नहीं हो सकता, तो सी इज द करेक्ट आंसर और सी इसका आंसर। अगर ये सवाल किसी एग्जाम में आया है और यही चारों ऑप्शन है तो फिर इस सवाल को करने की जरूरत नहीं है, बट मैं बताऊंगा क्योंकि मैं जब इंटरनेट कर रहा था तो वहां पे ऑप्शन मुझे अलग भी दिखे थे। तो करते हैं इस सवाल को, कैसे करेंगे देखिए। सर आप वाइस प्रेसिडेंट का फॉर्म क्यों नहीं डाल रहे? भाई मेरा फॉर्म डाल देना वाइस प्रेसिडेंट का, मुझे पता नहीं थी भाई साहब, मैं अभी डलवा देता हूं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे एसएससी या बिहार एसएससी का फॉर्म है, एक बार भर देना हाउ टू फिल एसएससी का फॉर्म। एक दो तो मुझे वोट मिल जाएंगे, मेरी जान पहचान है थोड़ी सी, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, देखिए इस वक्त मुस्कुराने का मन नहीं करता लेकिन मुस्कुराना पड़ रहा है, क्योंकि मसला ये भी है कि आपको भी टूटने नहीं देना है, ठीक है। ऐसा सवाल जब भी आता है तो हम कैसे करते हैं, इस एक को अगर मैं इधर ले जाऊं, ध्यान से सुनना, कम से कम स्टेप में करूंगा। x-1 यहां पे हमें देखना होगा जब भी कोई इनफाइनाइट सीरीज होती है कि रिपीटेशन तो नहीं है कहीं, ठीक है। x-1 एक बटे, तो अभी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, नहीं, 3 प्लस 1 बटे 2 प्लस, अब आप देखेंगे कि यहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, 1 बटे 3 प्लस था, 1 बटे 3 प्लस था, ये रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, तो इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है? x-1, x-1 मैंने सही लिखा है। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, एक को इधर ले गया, तो x-1 की वैल्यू क्या है? 1 बटे 3 प्लस, तो ये 1 बटे 3 प्लस 2 प्लस वो सेम रिपीट हो रहा है, तो मैंने उसको x-1 लिख दिया, 2 प्लस। ठीक है भाई, क्लियर है? अब समझना ध्यान से समझना, ये 2 प्लस x-1 है, तो इतना तो मैं कर सकता हूं या ना करूं, बताओ, आप बोल दो, जैसे कि इसको x+1 लिख दो, वीडियो है आप देख सकते हो, x+1। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको उल्टा कर दिया, तो ये आ गया 1 बटे x-1 और ये आ जाएगा जी 3 प्लस 1 बटे x+1, उल्टा कर दिया, ये x+1 इधर आ जाएगा, यानी 1 बटे x-1 माइनस 1 बटे x+1 बराबर 3। तब आपने कहा कि एलसीएम लेंगे तो x+1 माइनस x+1 बटे, एलसीएम में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया, बराबर 3। कोरिया का बच्चा बोला x से x कट गया, मां साहब 3 को इधर लेके आओगे तो 2 बटे 3 और x² माइनस 1 को इधर लेके जाओगे तो x² माइनस 1, 1 इधर आएगा तो 5 बटे 3 बराबर x²। तो x की वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस, लेकिन हमें तो बाहर से दिख रही है ना कि x पॉजिटिव है, तो माइनस वाले कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि x पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव है ही नहीं, तो c इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल है। लूट रहे थे खजाने माँ बाप की छांव में, हम कौड़ियों के खातिर घर छोड़कर आ गए। जाकिर खान साहब की लाइनें भी बड़ी जबरदस्त हैं। ऐसा होता है, बच्चे बहुत बार अक्सर ये सोचते हैं कि घर से निकल के कुछ बहुत बड़ा करेंगे और फिर कभी घर लौट ही नहीं पाते। हर कोई गांव शायद यही सोच के आया था कि चलिए शहर चलते हैं कमाने, गांव में आके इंप्रेशन दिखाएंगे, और ऐसे फंस के रह गए 2 वक्त की रोटी कमाने में कि कभी गांव लौट ही ना सके। वो एक गजल है ना बहुत तगड़ी, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको मनाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। क्या जीवन था वो, जब 11th क्लास 12th क्लास होती थी, 31 तारीख को अलग टाइप का सेलिब्रेशन होता था क्योंकि 31 का हाफ डे हुआ करता था। उस दिन स्कूल एकदम बिल्कुल भी बोझ नहीं लगता था, 31 को हाफ डे पे आ रहे हैं। ठंड का मौसम अगर होता था तो मम्मी गर्म पानी चूल्हे पे करके रखती थी,
आते ही भाई साहब एक ईंट का बट्टा होता था, उससे गाल रगड़ देती थी, गाल फट जाते थे, ठंड में होता होगा आपके साथ भी ना, ऐसे रगड़ देती थी। मैं उस टाइम बड़ा मक्के की रोटी दूध में मीड़ के ऐसे खाते थे, लेकिन अच्छी थी वो जिंदगी भी। जीवन उलझा हुआ नहीं था, सुकून था जीवन में। और ख्वाहिशों के बोझ में जीवन इतना उलझ गया, और फिर उलझती हुई जिंदगी में सुकून बचता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक ये बहुत प्यारा सा सवाल सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया, और ये बड़ा डाउटफुल भी है, इसमें आंसर कई बार डाउटफुल होता है कि कैसे इस सवाल को करें ना करें। बड़ा समझदार सवाल है ये, बड़ा समझदार सवाल। देखिए इन्होंने एक बात ये कही है कि टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। थीटा और अल्फा दोनों ही एक्यूट एंगल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट टू साइन थीटा, ये बात है। आप खुद कह रहे हैं कि थीटा और अल्फा दोनों ही एक्यूट एंगल है, और आप रूट टू साइन थीटा पूछ रहे हैं, यानी एक्यूट है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जो भी उत्तर होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर है। जो भी उत्तर होगा वो पॉजिटिव होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, समझना बात को। अच्छा ये बात भी क्लियर है कि टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा तो पॉजिटिव है। इट मींस कि ये जो ऊपर दिया है ना, ये भी पॉजिटिव है। अगर इस सवाल में इतना देके मुझे पूछ लेता कि कौन सी चीज बड़ी होगी, तो मैं कह देता कि साइन अल्फा बड़ा होगा कॉस अल्फा। देखिए अगर साइन अल्फा बड़ा होगा कॉस अल्फा, मैं ये बता रहा हूं आपको, मेरे मॉक कराने का मतलब यही है कि मैं एक सवाल से आपको 36 चीजें सिखा के जाऊं। जरूरी थोड़ी एज इट इज सवाल आ जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखना है, समझना। आपने कहा कि जी ये साइन थीटा पॉजिटिव होगा, पहली चीज आपने पकड़ा। दूसरी चीज आपने कहा कि अगर थीटा एक्यूट है तो ये टेन थीटा भी पॉजिटिव है, नीचे वाला तो पॉजिटिव है, यानी ऊपर वाला भी पॉजिटिव होगा, तभी ऐसा हो सकता है ये पॉजिटिव हो, यानी साइन अल्फा बड़ा होगा कॉस अल्फा से। अगर इस सवाल में ये पूछता निम्नलिखित में से ऐसे कुछ ऑप्शन होते तो ये टिक ठीक होता। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि साइन अल्फा कॉस अल्फा से बड़ा कब होता है, तो आप कहेंगे कि जब अल्फा 45 से 90 के बीच में होता है। तो ये सवाल देके मुझसे अल्फा की रेंज भी पूछी जा सकती थी, तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा 90 और 45 के बीच में होगा, अल्फा 90 और 45 के बीच में होगा, अल्फा 90 और 45 के बीच में होगा जी, तभी यह संभव है। इस सवाल में यह भी पूछा जा सकता था कि बताओ अल्फा की कंडीशन क्या है, तो अल्फा की कंडीशन ये है, यानी ये बात तय हो गई कि उत्तर पॉजिटिव होगा, पहले से कंफर्म है, तो प्लस माइनस वाला तो उत्तर नहीं होगा, और कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, यानी सिर्फ ए और बी में से ही उत्तर संभव है। ये तो अभी तक हमने किया सिर्फ सवाल का पोस्टमार्टम कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें सवाल से पता चल रही है। सवाल भी करेंगे, एक लाइन में सवाल करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप इतना बताइए कि ये चीज समझ में आई या नहीं आई जो मैंने बताई। मैंने कहा ये उत्तर पॉजिटिव आना चाहिए, पहली चीज। मैंने कहा थीटा अगर एक्यूट है तो ये भी पॉजिटिव होगा, और आपने कहा अल्फा अगर एक्यूट है तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा भी पॉजिटिव होगा, यानी ऊपर वाला भी पॉजिटिव होगा। ऊपर वाला पॉजिटिव तभी आ सकता है जब साइन अल्फा बड़ा हो कॉस अल्फा से, ये बात समझते हैं। साइन अल्फा बड़ा हो कॉस अल्फा से, और साइन अल्फा कॉस अल्फा से कब बड़ा होता है, जब अल्फा 45 और 90 के बीच में होता है। ये सब जानकारियां होना, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही आपका सिलेक्शन करा पाएगा, नहीं तो नहीं। बोलो भाई, बोलो बोलो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ये तो हो गई इसके आगे पीछे की बातें। अब जब ऐसा सवाल कभी करना हो तो क्या अप्रोच होती है वो देखते हैं। देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये लिख सकता हूं। तो देखिए ये बात तो यहीं से पता चल गई कि जो साइन थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा किसके प्रोपोर्शनल है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा के। तो ए इज द करेक्ट आंसर, प्लस वाला तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा आप जानते हो कि a बाई बी अगर 3/2 हो, a बाई बी अगर 3/2 हो तो हम उसे 3 के
और 2k लिख लेते हैं, मान लेते हैं। तो आपने ऐसा ही मान लिया यहां से, आपने यहां से ये मान लिया कि भाई साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बराबर होगा के साइन थीटा, और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर होगा के कॉस थीटा। ये बात मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मान सकते हैं। आपने कहा हाँ जी मान सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो स्क्वायर करके ऐड कर दो कि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अगर के साइन थीटा है, तो हमने पढ़ा भी है, स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो इधर तो 2 आता है और बराबर इधर आ जाएगा के स्क्वायर, यानी के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √2, के की वैल्यू प्लस माइनस √2 आ गई। लेकिन आपको पता है कि फिर से वही वाली बात है, प्लस माइनस तो लिखना नहीं है क्योंकि हमें तो पता है साइन अल्फा बड़ा है कॉस अल्फा से, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे √2, के की वैल्यू √2। अगर के की वैल्यू √2 यहां रख दें तो √2 साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। यही उत्तर है। अच्छा सवाल पूछा गया है, ये जिस भी एग्जाम में आया है अच्छा सवाल पूछा गया, बहुत ही दमदार और मजेदार सवाल पूछा गया। बोलो भाई। देखिए वैल्यू पुटिंग से आप कर लीजिए सवाल को, बट ये बिना वैल्यू पुटिंग के ही 2 लाइन में हो रहा है, तो वैल्यू पुटिंग की क्या जरूरत है। आपको पता है यहाँ पे अल्फा 45 से बड़ा है और गलती से आपने अल्फा 45 से छोटा ले लिया तो मुसीबत आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो भी बच्चा बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 120 डिग्री है, ए बी 5 है, ए सी 3 है। सिर्फ लैंग्वेज पे घुमाया सवाल को, सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज पे घुमाया है सवाल को। ए सी 3 है, सर्किल इज ड्रॉन विद द सेंटर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड पासिस थ्रू ए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। वाह क्या सवाल है। एरिया पूछ लेता है इससे अच्छा तो। फेफड़ा फाड़ के किडनी उखाड़ के दिल निकाल के प्रणाम गुरुजी। थैंक यू राजा गोस्वामी जी, मजा आ गया। सोचिए इतनी रात को नताशा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं भी एकदम नई शर्ट पहन के। शायद अब मुझे लगता है क्लियरिटी आई है हमारी वीडियो में, काफी क्लियरिटी दिख रही है आज, पहले नहीं थी। स्टूडियो में लिमिटेड लोगों की एंट्री कर दीजिए बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, सवाल में कुछ भी नहीं है, पता है वो सवाल ना आपको परेशान करने के लिए बनाया गया बिल्कुल। ये ए बी और सी है। ए बी सी का मतलब क्या है, एंगल ए 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, ए सी 3 है और ए बी 5 है। अब ये कह रहा है कि हमने इसको मिड पॉइंट माना है और मिड पॉइंट मान के ए से गुजरता हुआ सर्किल बना दिया है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपने इसको ए माना है और आप ये कह रहे हो यही आपकी रेडियस है या नहीं, ये आपकी रेडियस है या नहीं, और ये अगर मिड पॉइंट है, डी अगर मिड पॉइंट है, तो आप नहीं कह सकते कि यार एडी तो माध्य का है, मीडियन है, और मीडियन की लेंथ निकालना हमें आता है। बोलो एडी क्या है, मीडियन है। मानते हो, यानी जो रेडियस आपसे पूछ रहा है वो मीडियन है, कुछ भी नहीं है। अब यार वो मीडियन है तो मीडियन के लिए मुझे तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो हमें पता है कि अगर ये 120 डिग्री हो तो बीसी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर बीसी हो जाएगी 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 5, 120 की। कोसाइन रूल पढ़ा है सबने, सबने कोसाइन रूल पढ़ा है। कॉस 120 जब लगाओगे तो ये 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 5। अगर यहाँ 60 होता तो ये माइनस आ जाता, 5 25, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 49, 7 आ गई बीसी। ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं फटाफट से लिखा देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारी चीजें आपको पता हो। फटाफट से लिखा देता हूं। देखिए अगर ये 60 डिग्री है और ये ए है और ये बी और ये सी, तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, कोसाइन रूल लगा रहा हूं। अगर यहीं पे ये 120 है, 60 और 120 मुझे याद है, आपको भी याद कर लेनी चाहिए, जरूरत पड़ती है, ए बी और सी। तो इस केस में सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ गए? ये 2 बातें पता होनी चाहिए, कोसाइन रूल का ही नतीजा है, कुछ भी नया नहीं है।
चलिए अब देखिए आप, अब मुझे मीडियन निकालनी है, तो यार मीडियन भी बड़ा मुश्किल से निकलती है। मीडियन मतलब आर स्क्वायर या आर बराबर 1/2 अंडर रूट, क्या होती है मीडियन जरा बताना। तो आप कहेंगे ट्वाइस ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस, अच्छा 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, ठीक है 7 का स्क्वायर। तो आपने कहा कि जी ये आ जाएगा हाफ, और अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, पचम 25 और 3 तिया 9, 25 और 9 34 दूनी 68 में से 49 जाएंगे, 19 बचेगा। अब देखो 19 का वर्गमूल लूंगा 4 समथिंग आएगा, 2 से भाग करूंगा तो उत्तर 2 प्लस आएगा, और 2 प्लस एक ही ऑप्शन है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं। सोचिए आप में से किसी से भी इतना छोटा सा सवाल नहीं हुआ। सर ये नताशा कौन है, मैं पहली बार आपका लाइव वीडियो देख रहा हूं। आप प्रोटेस्ट की वीडियो देखिए, प्रोटेस्ट की वीडियो में एक लंबी सी लड़की जो भागते हुए दिख रही है साड़ी पहन के, वही नताशा है। 31 जुलाई की डेट में आप देखिए, वो है नताशा। अगर किसी को बहुत पड़ी है नताशा देखने की तो देखे, हमें मतलब नहीं है। चलिए ये बड़ा आसान सा सवाल हमने पूछा था, 9 सवाल हुए हैं अभी, फटाफट करते हैं। व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 - 4 tan थीटा। और ये भी दिया हुआ है कि जो थीटा है वो 0 से π/4 के बीच में है। तो देखिए अगर कोई मेरे से पूछ रहा है कि यार मिनिमम वैल्यू बताओ, कोई मेरे से कह रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम, तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू तभी हो सकती है जब मैं 6 में से मैक्सिमम घटाऊं, यानी 4 tan थीटा मैक्सिमम हो, 4 tan थीटा मैक्सिमम हो। मानते हो या नहीं? आप बताओ 0 से π/4 के बीच में tan का मान, tan 0 0 होता है और π/4 1 होता है, और लगातार बढ़ रहा होता है नहीं, यानी 0 से π/4 के बीच में tan का मैक्सिमम मान होगा 1। तो 6 - 4 उत्तर आ जाएगा 2। बहुत ही नॉर्मल सवाल था, आसानी से इस सवाल को किया जा सकता था। बोलो भाई, विक्की सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंग्लिश भाई विक्की सिंह, आसान था, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सवाल देखिए, जब कभी इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपके पास, मैं देखता हूं कि आप हमेशा मिक्सचर या एलिगेशन में सोचते हैं कोई ट्रिक लगा दूं। हमेशा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं होती, हमेशा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं होती। कई बार आप आराम से भी चीजें निपटा सकते हैं। जैसे 2 बर्तन ए और बी हैं, बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, कोई ट्रिक मत लगाओ, बिल्कुल बेसिक तरीके से इस सवाल को करो। बी में दूध पानी का अनुपात mn है, 2 बर्तन है। यदि बर्तन ए और बी के मिश्रण को 2 और 3 के अनुपात में मिलाया है और 20 लीटर मिश्रण प्राप्त किया है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, तो m/n बताओ। बिल्कुल बेसिक तरीके से इस सवाल को करना है। सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नहीं यार, अब तो मैं बड़ा कमजोर हो गया हूं। पिछले 2-2.5 किलो वजन मेरा गिर गया था। उस टाइम मुझे बहुत लूज मोशंस थे जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, ध्यान नहीं रख पाया अपना। 2-2.5 किलो वजन तब गिर गया, उसके बाद भी ध्यान नहीं रख पाया, तो करीबन 4-1 किलो वजन गिरा है तब से अब तक। और अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि टेंशन खत्म हो गई है या सब कुछ सही हो गया है, अभी भी ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत कुछ होना और करना बाकी है। देखो भाई, मैं ये कह रहा था कि आपने एक बर्तन ए है, ए, एक बर्तन बी है, आपने इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया? 2:3 में मिलाया। तो मैं ये कह रहा हूं 2:3 में मिला के आपने 20 लीटर बनाया है, यही तो कह रहे हो आप? 20 लीटर बनाया है आपने। तो मैं ये कह सकता हूं 5 की वैल्यू अगर 20 लीटर है तो 5 दूनी 5 की वैल्यू अगर 20 लीटर है तो 1 की वैल्यू 4, यानी ए तो 8 लीटर लिया आपने और बी लिया आपने 12 लीटर। ये कह सकता हूं कि नहीं? आपने 2:3 के अनुपात में लिया है 20 लीटर, यानी आपने 8 और 12 लिया है। आप ये कह रहे हो कि जो ए है ना उसमें 1:3 है अनुपात। आप ये भी कह रहे हो कि ये 1:3 है। 1:3 का मतलब क्या है? ये 2 लीटर है और ये 6 लीटर है।
ये बात मानते हैं कि नहीं? अच्छा, आप ये भी बता रहे हो कि जो 20 लीटर है उसमें अनुपात 3:7 का है। 3:7 का मतलब क्या है? ये 6 लीटर है और ये 14 लीटर है। बोलो, एक 6 लीटर है और दूसरा 14 लीटर है। ये बात मानते हुए नहीं? आपने कहा कि ये 6 लीटर है और ये 14 लीटर है। अब मुझे पता है कि ए में तो ये 2 था, तो मैंने 6 कैसे बनाया होगा? यानी यहां से मैंने 4 लीटर लिया होगा। बोलो, अगर ये 6 लीटर है और यहाँ 14 है तो मैंने यहां से 8 लीटर लिया होगा। ये ही मेरा m और n है, और सवाल में मुझसे m/n पूछ रहा है, तो 1/2। मैंने कुछ भी नहीं किया है इस सवाल में, बिल्कुल फोके फोके हाथों से जितनी चीजें दे रखी थी उनको किया है। यह सवाल मेरा कराने का पर्पज भी ये था कि हम हर सवाल में कोई ट्रिक ढूंढने लगते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हर सवाल की कोई ट्रिक नहीं होती। कुछ सवाल वैसे ही बहुत आसान होते हैं। जब भी कभी मिक्सचर का ऐसा सवाल देखें तो कोशिश करें कि क्या सब कुछ कटने वाला है, तो 2 और 3 भी 20 से कट रहा है, इधर ये 3 और 7 भी 20 से कट रहा है, तो फिर हमने बेसिक तरीके से कर दिया। मैंने कहा अगर 20 लीटर बनाया है 2 और 3 से, तो 2 और 3 का मतलब 8 लीटर और 12 लीटर। 8 लीटर में 1:3 का अनुपात है, यानी 2 लीटर और 6 लीटर। हमने कहा ये 12 लीटर बच गया, लेकिन 20 जो बन के तैयार हुआ है उनमें 3:7 था, यानी 6 और 14 लीटर था। तो 6 कैसे बनेगा? 2 में कितना जुड़ा होगा? ये 4 रहा होगा, और बचा हुआ 8 होगा, तो m/n 1/2 आ गया। आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। ये सवाल देखिए, इस तरीके के सवाल अगर पेपर में आ रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अगर ये सवाल पढ़ेंगे तो पेपर में पढ़ते रह जाएंगे, आपसे उसके अलावा होगा कुछ नहीं। आप पढ़ ही लीजिए इस सवाल को, और मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे सवाल पढ़ के छोड़ाएंगे अगर आपने पहले से नहीं देखा है। आज आपके मॉक में अच्छे नंबर क्यों आ रहे थे? क्योंकि टीसीएस के सवाल हजारों बार आपकी आंखों के सामने से गुजर गए थे। अब सवाल नए पूछे जा रहे हैं, आपने नए सवाल करना ही बंद कर दिया था। बस वही पुराने सवाल, किताब भी देख रहे हैं तो 8000 टीसीएस पैटर्न पे आधारित सवाल। अरे टीसीएस के बाप का पैटर्न था क्या? आप सवाल करना सीखिए भाई। आप अपने दिमाग के स्तर को बढ़ाइए कि कोई नया सवाल देखे तो मैं पढ़ने की हिम्मत रखता हूं। अभी आपका दिमाग जंग खा गया है, नया सवाल देखता है मैं नहीं करूंगा, इरिटेशन होने लगती है, पढ़ना ही नहीं चाहते उस सवाल को, और पढ़ लेते हैं तो एक बार में कुछ समझ में नहीं आता है, तो कैसे चलेगा भाई? पढ़ना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, हिम्मत करके पढ़िए। मैं भी सुबह से क्लास लेके भी नहीं थका हूं और हिम्मत करके पढ़ूंगा इस बदतमीज को। भाग का एक प्रश्न है, बिल्कुल सही बात है। पी ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 16.66% अधिक थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 40% अधिक थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल इतना था तो शेषफल 0 था। तो ये मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, प्रांजल ने कितना भागफल प्राप्त किया था? पी मतलब प्रांजल, ओके। कितना भागफल प्राप्त किया था अगर कोई गलती ना करे तो? अच्छा, उसको लगाएगी अगर वो गलती ना करे तो। देखो मैं ये कह रहा हूं आपसे, भागफल होता क्या है, क्वोशेंट होता क्या है? आपका जवाब होगा जी, अगर शेषफल 0 है तो क्वोशेंट डायरेक्टली होता है डिविडेंड बटे डिवाइजर। ये डायरेक्ट होता है। अरे भाई 15 को 3 से भाग करूंगा 5 आ जाएगा क्वोशेंट, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, यही तो कह रहा है। अब इसने कहा है कि यार जो डिविडेंड है ना, वो मूल डिविडेंड से 16.66% अधिक था। 16.66% का मतलब है 1/6, यानी वो 6 से 7 था। 6 से 7 था, ठीक है। अच्छा, डिवाइजर की अगर बात करें तो आपने कहा डिवाइजर 40% अधिक था। 40% का मतलब कितना है? 2/5। 2/5 अधिक था, यानी 5 से 7 था। 5 से 7। अभी मैं आपको बता दूं, इस बार की सीजीएल के लिए मैं मैक्सिमम चीजें मॉक टेस्ट लाइव करा रहा हूं। नई चीजें जो आई हैं उन सबका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दूंगा, ताकि आप अपने हिसाब से स्पीड मेंटेन करके उसे सुन सकें, ठीक है। चलो भाई, अब आपको ये पता है ये डिविडेंड है 6 से 7, ये डिवाइजर है 5 से 7, तो फिर आप क्वोशेंट बता सकते हैं मुझे, ये क्वोशेंट। तो आपने कहा हाँ बता सकता हूँ, क्वोशेंट तो डिविडेंड बटे डिवाइजर होगा 6 से 7। तो आपने कहा ये आ गया जी 6/5 अनुपात 1 आ गया। मैं अगर इसके रेशियो की बात करूं तो 6:5 आ गया।
यानी अगर नॉर्मली कोई गलती ना करता तो 6 आता, और वो दिया हुआ है सवाल में 30, यानी इस 6 की वैल्यू 30 दी हुई है। 1 की 5। हमसे सवाल में कह रहा है कि इसने गलती तो की है लेकिन इसको लग रहा है इसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो उस हिसाब से कितना आ रहा होगा इसका 25, 5 की वैल्यू 25, यही उत्तर है। काफी लोगों का सही आ रहा है। इस क्लास में इंटेलिजेंट तो हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि सब गोबर हैं। सही है सब। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। सर आप अपना ईमेल आईडी शेयर कीजिए, प्लीज शेयर मी योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी है maths MATHS with WITH gmail.com, maths with abhinay @gmail.com। अगर आप कोई चीज किसी नंबर पे भेजना चाहते हैं तो नंबर है 6395993599, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, ये सवाल इतना खतरनाक है, अगर आप ये सवाल समझ भी लें तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अगर आपकी औकात इतनी है कि आप ये सवाल समझ लें तो मैं मान जाऊंगा आपको। सवाल क्या है पहले पढ़ते हैं। 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले तीन नहीं है, 4 हैं भाई। यहाँ पे 4 कर लीजिए क्योंकि मैंने सवाल में थोड़ा सा चेंज किया। 3 वाला सवाल तो आप कर चुके हैं, पहले पेपर में भी आ चुका था। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 4 समान शंकु अपने आधारों पर इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक शंकु दूसरे 2 को स्पर्श कर रहा है। अब इस प्रकार का एक ही वृत्त बनेगा जो शंकुओं के प्रत्येक शीर्ष से होकर गुजरेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना। बड़ा ही गजब सवाल है। सोचो, ऐसा सवाल अगर पेपर में आ गया तो आप पहली बार में तो कर ही नहीं पाएंगे। आपको मैं दिखाता हूं। मान लेते हैं कि ये शंकु ही है, मान लेते हैं कि ये शंकु ही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि शंकु ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे। मान लेते हैं 3 होते, गिर ना जाए यार। मान लेते हैं 3 होते, अभी तो 4 है, मान लेते हैं 3 होते क्योंकि सीडीएस में आया सवाल, उसमें 3 थे। ऐसे रखे हुए, ऐसे रखे हुए हैं, शंकु होते। ऐसे देखो, 3 गिलास रख दिए मैंने, ऐसे होते भाई ये शंकु। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये इस तरीके से बन रहा होता? हाँ, ये दिखाना एक बार। ऊपर तो नोक बन रही होती, ऐसे रखा होता, ऊपर तो नोक। तो ये कह रहा है इस नोक पे अगर एक छल्ला लगा दूं तो उस छल्ले का एरिया बताओ क्या होगा, ये पूछ रहा है। सर 4K HDR कैमरा से क्लासेज लीजिए। 4K HDR कैमरा नहीं है हमारा भाई, लगवाओ 4K HDR। ऐसे काम नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, देखो अब समझना भाई, ऐसे करके वो रखे जाएंगे, उनका बेस जो होगा वो ऐसे देखेगा। ऐसे रखे हैं शंकु। ठीक है, अच्छा आपको पता है उसकी नोक कहां होगी? उसकी पहले वाले की नोक यहां होगी, दूसरे वाले की नोक यहां होगी, तीसरे वाले की नोक यहां होगी, चौथे वाले की नोक यहां होगी। कहने का मतलब क्या है कि जो उनकी नोक से गुजरेगा वृत्त, जो उनकी नोक से गुजरेगा वो ये वाला वृत्त होगा, वो ये वाला वृत्त होगा दोस्त। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है? बड़ा आसान है सवाल, अगर समझ में आ जाए तो। समझ में आ जाए तो मुश्किल नहीं है। देखो ये ऐसे, यानी कि हमें इस पिंक वाले वृत्त का एरिया बताना है। तो बड़ा आसान है। देखो इन्होंने 4 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी थी, ये 4, ये 4, तो ये तो वर्ग बन जाएगा। और अगर ये वर्ग बन जाएगा तो इस वर्ग का, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का ये डायगोनल कितना होगा? आप कहेंगे डायगोनल a√2 होता है, 8√2 होगा। और ये इस पिंक वाले वृत्त का डायमीटर है भाई, तो r कितनी आ गई? 4√2। r अगर 4√2 है तो इसका एरिया पूछा है हमसे। ये सवाल इतना अजीब तरीके से डिजाइन किया गया है। 4 चौक 16 दूनी 32 भाई,
जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये सवाल 3 पे भी आ सकता है, तो उस केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, और ये सवाल 4 पे भी आ सकता है पेपर में। अच्छा सवाल है ये। क्या है, 4 पे था, 3 पे भी आ सकता है। कर लेंगे अगर ऐसा सवाल आएगा तो। सर समझाने की देर थी, बस कुछ था नहीं। वही वही मेन इसमें यही है कि समझना है सवाल को, कि भाई आपने ऐसे एक कौन बनाए, तो कौन का एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, और ऐसे करके एक वृत्त ऊपर बन रहा है। अब ये सवाल आपने समझ लिया, तो अब चाहे ये 3 पे आ जाए चाहे 2 पे आ जाए। सर ये यूपीएससी सीएपीएफ में आया था इस बार। अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया। आप सब लोगों को इतना पता है कम से कम, ये बड़ी बात है। ये सवाल एसीआईओ में आया था। एसीआईओ अच्छे सवाल पूछे जाते हैं एसीआईओ आईबी के एग्जाम में। कभी आपने देखा है, आपने कोशिश की इस तरीके के सवाल को करने की? कोशिश किया आपने? सवाल ही पढ़ने में नानी याद आ जाएगी आपको कि 2 दोस्त ए और बी फल खरीदने के लिए बाजार गए। जाने दो, पहली दुकान पर बी ने ए प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदे, ए ने बी से 9 आम ज्यादा खरीदे। अगली दुकान पर ए ने बी प्रति सेब की कीमत पर कुछ सेब खरीदे और बी ने ए से 18 सेब ज्यादा खरीदे। बाद में पाया कि ए और बी द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात 4:7 है, जबकि उनके द्वारा फल खरीदने पर खर्च की गई राशि समान है। तो ए अनुपात बी बताइए। देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल आ रहा है और आपको ये दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है कि यार मुझे एक्स और वाई मानना पड़ेगा, तो एक्स और वाई और ए और बी 4 वेरिएबल हो गए। 4 वेरिएबल हो गए, ये बात तय है। इक्वेशन आपके पास 2 बनेंगी, एक ये संख्या से और एक यहां से। तो 2 इक्वेशन से 4 वेरिएबल निकलना मुश्किल है। मुश्किल है इसका मतलब कि संख्या पे सवाल का उत्तर डिपेंड ही नहीं करेगा, और जब डिपेंड नहीं करेगा तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पे ए है और यहां पे बी, ठीक है, पहली बार में, और दोबारा में ए और बी यहां पर है। इन्होंने मुझे खुद कहा है कि ए ने बी से 9 आम ज्यादा खरीदे हैं, तो मैंने कहा इसने 1 आम खरीदा है और इसने 10 खरीदे, 9 ज्यादा खरीदे। बी ने ए प्रति आम की दर से, तो इसने एक ही कीमत से खरीदे, इसने भी एक ही कीमत से खरीदे, सेम कीमत है। अगली दुकान पर ए ने बी प्रति सेब की इकाई पर कुछ सेब खरीदे और बी ने ए से 18 ज्यादा खरीदे। बी ने ए से, इसने 1 खरीदा बी की कीमत पे, इसने 18 ज्यादा यानी 19 बी की कीमत पे, और दोनों ने समान खर्चा किया है। तो मैं ही आपसे पूछ रहा हूं कि ए का टोटल खर्चा कितना है, तो आपने कहा 10 ए, तो ए ने यहां पे खर्चा किया है और बी खर्चा किया है यहां पे। बी ने ए खर्चा किया है यहां पर और 19 भी खर्चा किया है यहां पर। तो आप कह सकते हैं 9A बराबर 18B, यानी A बाई बी बराबर 2/1। यही उत्तर है, A बाई बी बराबर 2/1। यानी ऐसा कभी सवाल आए, आगे भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से 1 मानना है, 2 मानना है, x मानना है, y मानना है, z मानना है, कुछ भी मान ले, बात खत्म। ठीक है, बहुत ही अच्छा, यही चीज चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। ये सवाल भी किसी एग्जाम में आया है, शायद मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे, बट इतना घटिया सवाल है, इतना घटिया सवाल है कि मैं नहीं बता सकता। सवाल है कि एक लैंप को एक ऊर्ध्वाधर खंभे पर रखा गया है। भूमि की सतह से लैंप के शीर्ष की ऊंचाई 20 मीटर है। लंबवत रूप से मिलने वाली 2 आसन्न दीवारों से खंभे के तल की लंबवत दूरियां 9 मीटर और 12 मीटर हैं। भूमि पर दीवार के कोणीय बिंदु से लैंप के शीर्ष की दूरी क्या होगी? आय हाय, क्या सवाल है, क्या सवाल है दोस्तों। आपने देखा था ये सवाल इससे पहले? कोई कमेंट करके बताओ एक बार, प्लीज टेल मी, कमेंट करके बताओ कि आपने ये सवाल देखा था कहीं। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट अगर कोई डेड बॉडी है तो वो भी बता सकती है, डेड बॉडी भी बता सकती है। बोलो भाई।
देखो भाई, एक लैंप को एक ऊर्ध्वाधर खंबे पर रखा गया, ऐसे ये लैंप है, रखी हुई है इस खंबे पे। भूमि की सतह से लैंप के शीर्ष की ऊंचाई 20 मीटर, ये ऊंचाई 20 मीटर है। लंबवत रूप से मिलने वाली दो आसन्न दीवारों से खंबे के तल की लंबवत दूरियां, अब दो दीवारें हैं। देखिए, दीवार आपके और उसके बीच में नहीं होनी चाहिए, बाकी तो बहुत सारी दीवारें जिंदगी में होती हैं। ये दो दीवारें हैं, यहाँ पे ये खंबा है, यहाँ पे अटका हुआ है, मैं मान लेता हूं इस बिंदु को ऊपर ये खंबा है। आपसे क्या पूछ रहा है मालूम है? आपसे पूछ रहा है कि मुझे ये दूरी बताओ, ये दूरी पूछ रहा है। तो देखिए, पहले तो आपको दूरी ये भी निकालनी पड़ेगी, ये निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ये सवाल में दे रखी है, आपको बताता हूं, ये दे रखी है सवाल में, कितनी दे रखी है? ये 9 मीटर दे रखी है लंबवत दूरी दीवार की, और ये 12 मीटर दे रखी है। ओ पे खंबा है, ये मैंने ए बिंदु मान लिया। अब मैं एक अलग से चित्र बनाता हूं, आप ऐसे समझिएगा, जैसे ये ओ पे जो टावर खड़ी हुई है और ये लैंप है यहां, और ये 20 मीटर की ऊंचाई पर है बेटा, ठीक है। अगर ये ए जो है ना, ये कोणीय बिंदु है, कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट है। ए क्या है? कॉर्नर पॉइंट है। इस कॉर्नर पॉइंट से इस लैंप की दूरी पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि पहले मुझे अगर ये ओ ए पता चल जाए तो बात बन जाएगी। तो आपने कहा ये तो पता चली जाएगी, कैसे? ये 12 है तो ये भी 12, ये भी 12, या ये 9 है तो ये भी 9, ये 9 है, ये 12 है, ये 15 नहीं आ जाएगा दोस्त पाइथागोरस से? ओ ए, ये 15 आ गई। अब ये 15, 5 थी या 15, 5 चौक 20, तो ये 25 नहीं आ जाएगी? यही उत्तर है। अच्छा सवाल था ये, बहुत खतरनाक सवाल था। एक बच्चा बार बार लिख रहा है कि सर मनीषा पे कमेंट करिए। देखिए, 19 साल की एक मासूम लड़की थी मनीषा, जो बेसिकली बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, और उस बेचारी का गला रेत कर खेत में फेंक दिया गया। सवाल ये है मेरा सरकार से भी और पुलिस प्रशासन से भी कि हमारी बेटियां कब तक यूं ही मिटती रहेंगी और उन्हें इसी हाल पे छोड़ दिया जाएगा। सवाल यह है कि सरकार और पुलिस कब तक सिर्फ जांच टीमें बनाती रहेंगी? कब इंसाफ मिलेगा? कब ऐसी कठोर कार्यवाही होगी कि जो आगे आने वाले वक्त में कोई इस तरीके की घटना करने से पहले सोचे और डर में आ सके? 6 टीमें बनी, लेकिन आज तक अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इतनी सस्ती हो गई हैं इस देश की बेटियां कि जान लेने वाले खुलेआम घूम रहे, जैसे पेपर लीक माफिया घूम रहे। 90 दिनों में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई थी सीबीआई और उनकी बेल हो जाती है। तो डर पैदा कैसे होगा लोगों में? बेचारा उसका परिवार उसका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहा है। उसे इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी गिरफ्तारी चाहिए। पूरे समाज में आज एक ही आवाज है कि भैया न्याय दो। क्या आज भारत का प्रशासन या भारत की पुलिस इतनी हल्की हो गई है कि इतने घंटों के बाद भी कोई न्याय नहीं मिल रहा है? ऐसे लोगों को तो सीधे फांसी दे देनी चाहिए। हम एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम एक तरफ भारत के विकसित होने की बात करते हैं, और एक तरफ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां पे हम गुनहगारों को कैमरे में भी नहीं कैद कर पा रहे। और ये सिर्फ एक मनीषा का मामला नहीं है, ये हर बेटी की सुरक्षा का सवाल है। ये डर पैदा कर रहा है और जवाब देना होगा सरकार को, पुलिस को, कि कब तक आप इंसाफ दे पाएंगे। आजकल इतनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, दिल दहला देती हैं, मन को कचोटती हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सवाल खुद से हम पूछते हैं कि हम किस समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं, किस लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां ये सब होगा। और फिर हम कह देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि सब जिम्मेदारी तो हमारी है बेटी बचाने की भी। 15वां सवाल बड़ा आसान सवाल हमने पूछा है कि X रुपए की छूट देने के बाद एक दुकानदार 19% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे 31% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 625 रुपए है तो X का मान ज्ञात करें।
बताइए, x रुपए की छूट देने के बाद एक दुकानदार 19% का लाभ कमाता है। देखिए ये सीपी होती है, दुनिया जानती है सीपी, ठीक है, और एसपी तक का जो सफर होता है वो हमारा लाभ होता है, 19% का लाभ है, ठीक है। कब हुआ है ये लाभ? जब हमने मार्केट प्राइस पे x रुपए की छूट दी, -x, यही किया है हमने, x रुपए की छूट दी। आप कह रहे हैं कि अगर कोई छूट ना दें तो लाभ 31% है, कोई भी छूट ना दें, सीधे एमपी पे ही बेच दें तो 31% का फायदा होगा, सीपी का 31% का फायदा होगा। आपने कहा कि सीपी का यहां से यहां तक का सफर 19% है और टोटल सफर 31% है, तो यहां से यहां तक का बचा हुआ सफर कितना है? तो आपने कहा 19 में 31 बनाने के लिए 12% का सफर है, यानी ये जो x है ये सीपी का ही 12% है। तो सीपी का 12%, क्योंकि सीपी का 19% यहां तक था, सीपी का 31 यहां तक था, तो सीपी का 12 यहां तक है, तो x जो है वो सीपी का ही 12% है। सीपी 625 दे रखी है, 625 का 12% निकालूंगा, 12% मतलब होता है 3/25, 75 रुपए उत्तर आ जाएगा, x की वैल्यू 75 रुपए। आसान सवाल था, बेहद आसान सवाल था। एक लड़का लिख रहा है आजकल आपके ट्वीट बहुत खतरनाक हो रहे हैं, जल्दी लगता है अपने ट्विटर अकाउंट पे भी फरमान आने वाला है कि बेटा छोड़ दो ये सब लिखना। एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, 16वां सवाल जो आपकी रूह में उतरेगा। सफेद चीनी का क्रय मूल्य x-8 है, भूरी चीनी का क्रय मूल्य x+13 है। सफेद और भूरी चीनी को 2:1 के अनुपात में मिलाया गया है और मिश्रण को इतने % के लाभ पे 50 में बेचा गया। इस सवाल में पूरी हेल्प लेंगे ऑप्शन की। पहले देखते हैं क्या हुआ क्या है। आपने देखिए, मैं अगर आपसे मिक्सचर का प्राइस पूछूं, प्राइस ऑफ मिक्सचर पूछूं, सिंपल प्राइस ऑफ मिक्सचर अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा कि आपने 2 किलो चीनी तो ये वाली ली है, ट्वाइस ऑफ x-8, ये लिया आपने 2 किलो चीनी। अच्छा, आपने 1 किलो चीनी कौन सी ली है? x+13 वाली आपने 1 किलो चीनी ली है। टोटल चीनी आपकी कितनी हो चुकी है? तो आपने कहा 3 किलो चीनी हो चुकी है। प्राइस ऑफ मिक्सचर ट्वाइस ऑफ x-8 प्लस x+13/3, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो आपने कहा हाँ जी क्लियर है। तो मैंने कहा 2x और x कितना हो गया? 3x, मैंने 3 से भाग किया तो ये आ गया x, और 2×8 = 16 -1, यानी मुझे पता चल गया कि मेरा जो मिक्सचर का प्राइस है वो x-1 है। अब आप इसको बेच कितने पे रहे हैं? तो आपने कहा आप जो इस पे लाभ ले रहे हो वो x+9/2% का लाभ ले रहे हो, और ये उसके बाद 50 रुपए इसकी एसपी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसानी से हो सकता है सवाल, क्योंकि देखिए 50 आ रहा है तो पॉइंटों से तो आएगा नहीं 50। आपने पहला ऑप्शन पकड़ा 41 में से 1 गया, मूल्य आया 40 आया। आपने कहा कि जी 41 और 9 50 बटे तो 25% का लाभ आया, 40 का 25% 10 रुपए होगा और ये 50 बन जाएगा, यानी बात सही है। तो हमें वैसे भी ये दिख रहा था कि ऐसा कुछ लेंगे जहां पे x-1 करें तो 30, 40, 20 जैसा कुछ बने, तभी तो 50 कर पाएंगे। और बाकी आप 40 अगर लोगे तो 39, और 40 + 9 कभी 50 नहीं आ पाएगा। आप 42 लोगे 41 का और कुछ भी % निकालोगे तो भी 50 कभी नहीं आ पाएगा। समझ गए? तो ये सवाल ऑप्शन से बहुत आसान तरीके से हो सकता था, अच्छा सवाल था। चलिए ये सवाल देखते हैं, 17वां सवाल। 17वां सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है 17वां सवाल कि 4 सेब और 5 आम। मैं देख रहा हूं यहां पे जो 4 सेब और 5 आम हैं, हर जगह वही दिख रहे हैं। देखिए यहां भी 4 सेब और 5 आम हैं, यहां भी आप कह रहे हो कि 4 सेब और 5 आम का मूल्य 290 है। यानी 4 सेब और 5 आम को आप ऐसे सोच सकते हो कि कोई क्वांटिटी है ए और बी टाइप की, कि ए और बी का मूल्य इतना था, ए में आपने चेंज किया 40% और बी में आपने चेंज किया -40%, तो ओवरऑल चेंज इतना आ गया।
तो जब हमारे पास दो चीजें होती हैं और उनके चेंजेस दिए होते हैं जोड़ के, तो हम क्या लगाते हैं? एलिगेशन। तो बस लगा देते हैं। मैंने कहा कि अगर आप टोटल हमारे पास सेव होते और 40% बढ़ते, 40% का मतलब होता है 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5। तो इस 350 का 2/5 कितना होगा? तो आप कहते कि जी 140 की वृद्धि हो जाती। 40% की कमी होती तो 140 की कमी हो जाती। अच्छा, ओवरऑल क्या हुआ है? तो आप देखेंगे 350 से 290 हुआ है। ओवरऑल 60 की कमी हुई है। ओवरऑल क्या हुआ है? 60 की कमी। 140 में से 60 गया, आपने कहा 200 आ गया। -60 में से गया, आपने कहा 80 आ गया। अनुपात आ गया जी 2:5। यानी कि जो 4 सेब और 5 आम की कीमत है वो 2:5 में है। यानी जो 350 रुपए हैं उसका जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो वो 2:5 होगा। 2:5 होने का मतलब क्या है? 7 की वैल्यू 350 है, 1 की 50, तो ये तो 100 रुपए आ गए और ये 250 रुपए आ गए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये 100 रुपए 4 सेब की कीमत है, यानी 4 एप्पल है। और जो 250 रुपए है वो 5 आम की कीमत है, 5 मैंगो है। 5 मैंगो। तो आप कह सकते हैं दोस्त कि 4 एप्पल अगर 100 रुपए के हैं तो एक एप्पल कितने का होगा? एक एप्पल की कीमत पूछ रहा है, आपने कहा 25 रुपए का होगा। अगर 5 मैंगो 250 के हैं तो एक आम कितने का होगा? आपने कहा 50 का। तो दोनों की कीमत 75 आ जाएगी। ए इज द करेक्ट आंसर। डॉगेस का उत्तर आ गया। डॉगेस इस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का। डॉगेस इस क्लास का। बेटा देखो, टी शर्ट तो मेरे पास 3 आई थी। कह रहा है आपकी टी शर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। टी शर्ट मेरे पास 3 आई थी, बट मैंने डिसाइड नहीं किया, मुझे यही अच्छी लगी तो मैंने यही पहन ली। ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा कि अच्छा टी शर्ट पहनूं। एक बच्चे को बड़ी शिकायत है, बार बार एक ही बात कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बहुत प्यारा सा सवाल है 18वां। एक संख्या x को 225 और 180 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 100 और 10 बचता है। तो उसी संख्या को 900 से भाग देने पर शेषफल y बचता है। तो y का मान क्या हो सकता है? बता सकता है कोई? देखिए अब ज्यादा सवाल बचे नहीं है। 18वां ये हो गया, 19 ये हो गया, 20 ये है, 21 ये, 22 ये, 23, 24, 25, खत्म बात। टेंशन क्यों लेनी, बस खत्म है खेल। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये कह रहा है कि x को 225 और 180 से भाग दिया तो 100 आया और 10 बचा। अब उसी संख्या को 900 से भाग देने पर y बच रहा है। देखो मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी संख्या को आप 900 से भाग कर रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा। जब आपने और हमने ऐसे सवाल पढ़े हैं कि आप एक संख्या को 900 से भाग कर रहे हैं मान लेते हैं, और रिमाइंडर आ रहा है 350, और कोई हमसे कहता है कि भाई 225 से भाग करो, तो मैं ये कह सकता हूं 225 इसका फैक्टर है, तो मैं क्या कहता हूं कि 350 को डायरेक्ट 225 से भाग कर देंगे। कितना आ जाएगा जी? 125 रिमाइंडर। यही कहते हैं, यही कहते हैं कि नहीं? तो मैं अब आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं 225 से भाग कर रहा हूं किसी संख्या को और 100 आ रहा है, 100, तो 900 से भाग करने पर पॉसिबिलिटीज क्या क्या रही होंगी, बता सकते हो आप इस केस में? अगर किसी संख्या को आपने 225 से भाग किया और रिमाइंडर 100 आया, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या रही होंगी? मैं तो कहता हूं इतना मत सोचो, ऑप्शन से ही चले जाते हैं। देखना, अगर आप 900 से भाग करने पे 325 बचा रहे हो तो 225 से भाग करने पे 100 आएगा, बात सही है। लेकिन 180 से भाग करने पे 10 नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं, क्योंकि 900 का फैक्टर 180 भी है। मैंने कहा कि 225 से ये तो कट ही जाएगा, 100 कभी नहीं आएगा, गलत है। आपने कहा यहाँ पे 100 आ रहा है, फिर मैंने 180 से भाग करके देखा इसको, तो आपने कहा 18 3 54, यहाँ पे 10 आ रहा है, ये सी सही है, यही उत्तर है। इतना दिमाग क्यों लगाना था? ऑप्शन से चले जाते डायरेक्ट कि भाई 900 से भाग करने पर
जो भी बचेगा उसको 225 से भाग करने पे 100 और 180 से भाग करने पे 10 आना चाहिए। वो एक ही ऑप्शन में आ रहा था, सी में। हमेशा ऐसे सवालों को ऑप्शन से खत्म किया जा सकता है। एक्स, वाई और जेड वास्तविक संख्याएं हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2a माइनस 3, ए बराबर एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर ए। तो ए का मान बताइए। ये सवाल आपने पहले भी देखा होगा, बहुत अच्छा सवाल है। कुछ भी नहीं करना होता, आप इस इक्वेशन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एसएससी ऐसे सवाल पूछेगी। ए की वैल्यू कितनी है बेटा सवाल में? एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3, ये लिख सकते हैं। अब ये तो आपके लिए अलजेब्रा का सवाल है। अलजेब्रा में कैसे करते थे ऐसे सवालों को? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स की वैल्यू यानी एक्स कितना आ गया 1, वाई का कोफिशिएंट वाई की वैल्यू यानी कितना आ गया -1, जेड का कोफिशिएंट जेड की वैल्यू कितना आ गया 1। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की आ गई, जेड की आ गई। आपसे ए पूछ रहा है तो ए कैसे निकलेगा? एक्स यानी 1 माइनस वाई यानी +1 और +1 कितना उत्तर आ गया 3। यही उत्तर है इस सवाल का। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी तकलीफ है तो बताओ। ये भी अच्छा सवाल है बट मैंने कभी किया नहीं, देखते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे सवाल में आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल पहले ही दिमाग में आ जाए कि वैल्यू पुट नहीं होगी तो कोशिश भी नहीं करनी है वैल्यू पुटिंग की। क्यों करनी है? अच्छा सवाल है देखो। अच्छा पूछ क्या रहा है सवाल में? तो आप कहेंगे पूछ रहा है जी 3 और ब्रैकेट में a प्लस बी बटे ए बी, ये पूछ रहा है। यानी a प्लस बी भी चाहिए और ए बी भी चाहिए। दे क्या क्या रखा है सवाल में? पहली इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5ab, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है पुत्र? तो आपने कहा दूसरी इक्वेशन है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर 12ab। यह है दूसरी इक्वेशन, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बराबर 12ab। मुश्किल तो है सवाल, देखो करेंगे। लेकिन आप बताओ ए की क्यूब और बी की क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आपने कहा ए प्लस बी लिख सकते हो और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकते हो बराबर 12ab लिख सकते हो। तभी एक कोरिया का बच्चा बोला कि सुनो जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 5ab के बराबर है, यहां रख दूं तो ये 4ab आ जाएगा और 4ab इससे 3 बार कट जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू 3 आ गई। यहां से a प्लस बी की वैल्यू 3 आ गई। मैं ये कह रहा हूं मुझे तो ए बी भी निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में 2ab जोड़ दूं दोनों तरफ। ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन में 2ab जोड़ दूं तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? आपने कहा 7ab आ रहा है और a प्लस बी है कितना 9, तो ये आ गया जी 7ab 9 आ गया। अब सारी बात पता चल गई। 3 a प्लस बी की वैल्यू 3, ए बी की कितनी आ रही है 9/7। आपने कहा 9 कट जाएगा इन 3 से 7 आ जाएगा। बड़ा लेंथी सवाल था बट ऐसा सवाल पेपर में पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल था। कुछ भी मैंने किया नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि इस सवाल में क्या तरीका लगाना है, मैं भूल चुका था कभी किया होगा तो। मैंने बस लिखा कि पहली इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5ab। तो मुझे यहां से एक हिंट ये भी मिल रही थी कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर 7ab है, तो a प्लस बी बटे ए बी 7 का मल्टीपल होगा और वो 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, बट सोच नहीं पाए पहले तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा सवाल था। सर सजल दिस साइड, सजल बहुत बहुत स्वागत है आपका। जल्दी से खत्म करते हैं अब सवाल। एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 1 मिनट का समय लगता है। वाह। ट्रेन को उस पुल को पार करने में कितना समय लगेगा जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से दुगुनी या प्लेटफॉर्म की लंबाई का 3 गुना? वाह क्या सवाल है, कर पाएंगे जरा देखना। एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 1 मिनट का समय लगता है, ठीक है।
एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, देखिए अब ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो आप समझिए ट्रेन अपनी लंबाई, ट्रेन अपनी लंबाई, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में, दूरी को तय करने में 60 सेकंड लेती है, 60 सेकंड लेते हैं। अब इस पुल को पार करना है जो ट्रेन की लंबाई से दुगना है, या तो यानी ट्वाइस ऑफ ट्रेन है, बराबर है थ्राइस ऑफ प्लेटफॉर्म है, थ्राइस ऑफ प्लेटफॉर्म। तो मैं ये कह सकता हूं T/P कितना है, 3/2। यानी मैं ये कह सकता हूं ट्रेन की लंबाई 3 है, ध्यान से सुनना, ट्रेन की लंबाई 3 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 है। आपको ये पता है कि अब इसको यानी 5 दूरी तय करने में 60 सेकंड लगते हैं, 12 गुना टाइम लगता है, कह सकते हैं। आपने देखा सवाल में कि भाई हमें एक ऐसा पुल पार करना है जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से दुगनी है, यानी अब ट्रेन और पुल पार करना है, ट्रेन को ही क्या करना है, पुल पार करना है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 3, और जो पुल पार करना है उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से दुगनी यानी 6, यानी अब मुझे 9 चलना है, तो 12 गुना लगता है, तो 9 का 12 गुना अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 सेकंड। सोचिए ये ऐसे सवाल हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे नहीं गए, बट जब पूछे जाएंगे तो इसीलिए आपको ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आपके दिमाग का कॉम्प्लेक्स निकले। जब भी कोई नया सवाल देखते हैं, आज आपका दिमाग ऐसा जाम हो गया, इस 1 महीने में वो बच्चा सबसे अच्छा स्कोर कर पाएगा जो सबसे ज्यादा नए सवालों की प्रैक्टिस करेगा, भले ही चाहे पूरे दिन में 25 की करे। राशन साहू जी कह रहे हैं अभिनय सुनिए, ओ अभिनय तो तुम्हारे साथ पढ़ता हुआ लड़का है ना। अगला सवाल देखिए, फाइंड द डेटा, और ये कह रहा है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। वाह, आपने देखा होगा इस तरीके, मैं इस पे एक बड़ी अच्छी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, बहुत तगड़ी वीडियो, मजा आ जाएगा आपको देख के। तो पहले तो बताइए क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है QD, बेसिकली सेमी IQR होता है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को ही हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। और सेमी का मतलब आधा हो गया, और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, Q3 माइनस Q1। इसका पूरा एक बहुत तगड़ा सा वीडियो बनाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब आपको Q3 माइनस Q1 निकालना है, तो जब भी कभी Q3 या Q1 निकालने की बात आती है तो पहले हम देखते हैं कि ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपने कहा हाँ जी, ये तो आपने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिए, ठीक है। 12, 18, 25, 30, 35, 40, 42, 52, 51, 60, 63 है। ये हिंदी में करेक्ट कर लेना, 51, 60 और 63, ठीक। 11 टर्म है टोटल। अगर ये टोटल टर्म 11 हैं तो आपको पता है कि जब Q1 निकालना हो तो Q1 कैसे निकलता है, 1/4 n प्लस 1th टर्म, बेसिकली यानी 11 + 1 12/4, थर्ड टर्म जो होगी, थर्ड टर्म Q1 होगी। आप वैसे भी देख लीजिए, Q1 का मतलब होता है एक ऐसी टर्म जो पूरे प्रोसेस को 25% अलग कर दे, 25% अलग कर दे और 75% अलग कर दे, तो वो होगी तीसरी टर्म। Q3 एक ऐसी टर्म होती है जो पहले, ये होते क्या है क्वार्टर, थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी तो टाइम ज्यादा नहीं है। जैसे एक लाइन है, अब इस लाइन को मैं 4 भागों में बांट रहा हूं इक्वल, तो 3 बिंदु बांटेंगे, तो पहले वाला Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। इन्हें क्वार्टाइल बोलते हैं। चतुर्थक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये मीडियन भी होता है। तो ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, तो अभी तो आप इतना ही जान लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। 3/4 करेंगे अगर n + 1th टर्म, तो आप कह देंगे कि जी ये 9th टर्म आ जाएगी। तो यानी इसमें थर्ड टर्म है कौन सी भाई,
थर्ड टर्म ये तो Q1 है, ठीक है, और नाइन्थ का मतलब हो गया ये Q3 है। तो बस मुझे यही पता करना था इस सवाल में कि Q3 कितना है, 51 माइनस 25/2, तो ये आ गया जी 26/2 यानी 13 उत्तर आ गया। ऑप्शन में है सी इज द करेक्ट आंसर। मैं एक वीडियो बनाता हूं जिसके अंदर क्वार्टाइल, जिसके अंदर डिसाइल यानी दशमक और परसेंटाइल आपको देता हूं, मजा आ जाएगा आपको वो वीडियो देख के, सब कुछ समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। सोचो ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, मतलब कि ये आपके सिस्टम को उखाड़ फेंक दें। ये सवाल तो मैंने भी कब पढ़ा था मुझे खुद नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन सा विषमता का माप नहीं है? तो स्पेयरमैन विषमता का माप नहीं है। अगर ये सवाल पेपर में आता है तो आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। ऐसी चीजें भी मैं सब रिवाइज करा दूंगा मॉक के थ्रू, जो सवाल सीधे याद करने वाले हैं, ठीक है। 24वां सवाल है कि माध्य 40 है, माध्य का 42 है, बहुलक 44 वाले वितरण का प्रकार होगा सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। तो इसका जवाब होगा नेगेटिवली स्क्यूड। क्यों? क्योंकि नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, माध्य छोटा होता है माध्यिका से, माध्यिका छोटी होती है बहुलक से, यानी कि मीन छोटा होना चाहिए मीडियन से अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो, और ये छोटा होना चाहिए मॉड से, तो उसे हम बोलते हैं कि वो नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। ये मैंने ग्राफ भी दिखा दिया, नेगेटिवली स्क्यूड का ग्राफ भी दिखा दिया। मीन सबसे छोटा, फिर मीडियन, फिर मॉड, मॉड सबसे मैक्सिमम होता है। ये क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स भी आप बोलेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा आपको अलग से। ये 25वां सवाल था, आखिरी सवाल था 25वां। ये कह रहा था निम्नलिखित तालिका में से 2022 तक 4 शहरों का माहवार तापमान दिया हुआ है, तो विच सिटी रिकॉर्डेड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन ऑल 5 मंथ्स कंपेयर्ड। ये सवाल मैंने किसी एग्जाम से डायरेक्ट उठाया और मैं देख रहा था कि ऐसे सवाल में पहले तो आप ये देखो 4 सिटी हैं, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, ठीक है। मेरी जब नजर गई तो मैंने देखा कि यार हैदराबाद में 26 है, इन सबसे तो ज्यादा ही है। मैंने देखा 27 है, इन सबसे ज्यादा ही है। मैंने देखा 34 भी इन सबसे ज्यादा है, अरे 37 भी इन सबसे ज्यादा है, 42 भी इन सबसे ज्यादा है। यानी हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिसमें टेम्परेचर सबसे ज्यादा है ऑलरेडी। और अगर उसका हर दिन का टेम्परेचर, हर महीने का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका एवरेज भी ज्यादा होगा। तो क्या निकालने की जरूरत थी इस सवाल को? बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। हैदराबाद की एवरेज, हैदराबाद का सबसे ज्यादा ऑलरेडी होगा, क्योंकि उसका ईच मंथ का टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा है। तो कई बार ऐसे सवालों में एवरेज, अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका एवरेज निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। अरे भाई डायरेक्ट दिया हुआ है, क्यों करना है? एक बच्चा कह रहा है सर टाइम 8 बजे कर दीजिए। देखते हैं मौका टाइम क्या रखेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे सही सवाल कौन सा लगा और आपको सबसे सही तरीका कौन सा लगा। बाकी आज वक्त नहीं मिल पाया तो मैं और भी खूबसूरत खूबसूरत सवाल आपके लिए क्रिएट करता हूं, सर्च करता हूं, और अगले मॉक में फिर आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।